दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन सर की क्लास में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहां आ चुके हैं, अगर आपने थंबनेल देखा है और उस पर क्लिक किया है तभी आप यहां आए हैं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 8th क्लास की कंप्लीट मैथ की सीरीज़, जो कि पूरी पूरी बुक चलेगी। और इसमें आपको हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया जाए और किस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। तो गाइस, आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में लगातार जो भी आपको बढ़ाया जाएगा वो आपके नोटिफिकेशन आपको यानी आसानी से पहुंच सके, नोटिफिकेशन के तहत आपको आसानी से पता लग सके। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता लग जाएगी। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास में और पढ़ते हैं हमारा 8th क्लास का सबसे पहला चैप्टर 1.1। तो गाइस, अब देख पा रहे हैं आप, यानी गणित की 8वीं क्लास के लिए कंप्लीट बुक सीरीज़ हम लाए हैं। अब हर कोई फ्री में मैथ पढ़ेगा। इट मीन्स ये है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि जिसकी वजह से आप मैथ्स में कमज़ोर रहते हैं तो नहीं रहेगा अब कोई बच्चा मैथ में वीक। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ये है आर्यन सर की क्लास यूट्यूब नाम से। यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पर आर्यन सर की क्लास के नाम से आपको चैनल मिलेगा, जिसमें आर्यन सर यानी मैं, जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास सिर्फ मैथ की है, तो ये मैथ की सीरीज़ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग 1.1 पर। तो एट्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1.1, यानी कुछ क्वेश्चंस ही आपको दिख रहे होंगे इस तरह के, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो चलता है वो चलता है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इस तरह से उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा दूं कि मैथ में हमारा जो चलता है नियम वो चलता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास मीन्स आपको पता ही है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड सब्सट्रैक्शन, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट, और इस तरह से आपके सारे मैथ के नियम इसी रूल से ही फॉलो करके ही और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो बोर्ड मास का नियम जो कहता है वो कहता है ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर ब्रैकेट अवेलेबल नहीं है। आफ्टर दैट डिवाइड के लिए कहता है, तो जाहिर सी बात है देखेंगे हम इसमें कहीं डिवाइड भी नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लाई पर। जब देखते हैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं -2/2 by 3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमें दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और इसके बीच में भी यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास बचता है -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/5 इंटू 1/2।
अब क्योंकि आगे बढ़ेंगे एडिशन की ओर, अब एडिशन में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मेरे पास अभी भी रह गया है मगर, तो इसको जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/10। अब क्योंकि यहाँ इसमें देखेंगे किस के बीच में प्लस है, तो इन दो संख्याओं के बीच में मुझे प्लस दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो बेसिक फंडामेंटल से चलेंगे। यहाँ पर 5 × 2 यानी 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 5 2 = 10। और अगर हम चाहें तो इन तीनों को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, यानी इन तीनों का एलसीएम लेकर। तो बगल में यहाँ पर देखेंगे हम 10, 2 और 5, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 2 = 10, 5 1 = 5 और 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो 5 2 = 10 यानी एलसीएम आया हमारा 10। नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग। तो 5 दूनी 10 और जो आंसर में आता है हमारा उसको ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 2 = 4, तो यहाँ पर आएगा -4, बीच में प्लस का साइन है। सेम वही काम करेंगे यहाँ पर भी, हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 5, और 5 को 5 से करेंगे तो क्या करेंगे, 25। बीच में माइनस है, माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। अब अगले सीरीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर इन सबको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 21। तो लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ पर, जो कि बड़ी संख्या 25 है उसका, यानी प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे -1/10 और उसके बाद 21 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 20/10। किसी एक टेबल से अगर कटते हैं तो बिल्कुल काट देंगे, तो आंसर हमारा यहाँ पर मिलेगा 2/1। और जैसे कि हमें पता ही है नीचे 2 के नीचे 1 की वैल्यू जो है वो नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2। मतलब अगर हम चाहें तो 2/1 भी आंसर लिख सकते हैं इसका, मगर बेसिकली आंसर हम लिखेंगे 2। तो गाइस इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में या किस चीज़ में आपको किस पॉइंट पर आपको इशू हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको दोबारा वो आपको सॉल्व कर सकूं या फिर आपको समझा सकूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सेम वही। तो यहाँ पर अब देखेंगे आप, सेम वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है, एक ब्रैकेट लग गया है, तो ब्रैकेट को हटा देंगे। सिंपल सी बात यह है बस। तो कि बोर्ड मास का नियम हमें कहता है यही कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर, अब यहाँ पर -3/7 बन जाएगा वो, तो ये मल्टीप्लाई के साथ में -3/7 -1/6 × 3/2 प्लस 1/14 × 2/5। अब यहाँ पर देखेंगे हम मल्टीप्लाई के बीच में यहाँ कोई अगर संख्या ऊपर नीचे या तिरछा कट रही हो, राइट, तो उसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। 3 1 = 3, 3 2 = 6, इसी तरह से 2 1 = 2, 2 7 = 14। अब इसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि क्या कोई संख्या किसी से कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो जो बची हुई संख्या है वही लिख देंगे यहाँ पर। 2/5 × -3/7 -1/2 × 1/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 1/5। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, राइट। तो 2 3 = 6, तो -6, 5 7 = 35। और उसके बाद यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा,
प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 7 को 5 से करेंगे 35। सेम वही काम करेंगे हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर हमारा जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 35 और 4 को एलसीएम लेंगे तो 5 7 ज़ा 35 और 4। अब मुझे यहाँ दिख रहा है दोनों की दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं कट रही हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी सिंपल सी बात ये लगा मुझे कि 35 × 4 करेंगे अगर हम, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के टेबल में नहीं कटते हैं ये दोनों संख्याएं। तो आंसर आएगा हमारा जो एलसीएम आएगा तो 140। अब 35 को मैं 140 तक लेके जाऊं तो 4 पे आता है, और 4 को 6 से करूँगा तो क्या आएगा, -24। अब सेम वही होगा, 35 तक लेके जाना पड़ेगा मुझे, 35 ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस फिर यहाँ पर 4 तक जाएगा तो 4 आएगा। अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस में कौन एक दूसरे से कट रहा है, तो यहाँ देखेंगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 35 और 24, तो 35 और 24 मिलकर कितना बना, 9 और 3 और 2 5, तो ये बना -59 प्लस 4/140। आफ्टर दैट 59 यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये बनेगा 55/140। अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है पीछे 0 और 5, तो ये 5 के टेबल से कटेगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40। अब 11 और 28 जो कि नहीं कटता है, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ मिस की छोटी सी, कि हमने जब माइनस प्लस किया तो यहाँ आंसर तो लिख दिया, बट यहाँ पर जो वैल्यू है बड़ी है ना, उसका साइन लगेगा हमेशा। तो -11/28, तो दैट इज़ योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब इसमें सबसे पहले एक सीखने वाली बात यह है कि योज्य प्रतिलोम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ कि हमें पता कैसे लगे कि यह सही है या गलत। तो कई लोग तो ये बता देते हैं वीडियोस में कि भाई 2/8 है तो इसको कर दो आप -2/8। बिल्कुल बात सही है, आंसर भी इसी तरह से निकलता है, मगर इसके ये -2/8 आया कैसे, इसके पीछे का कोई नहीं बताता। तो उसी को जानेंगे पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए हमें लिख रहा है 2/8। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर आपने सेम सीक्वेंस में -2/8 लिखना है, और साथ ही साथ इसको कर देना है हल। तो क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर आ जाएगा 0/8, और क्योंकि हम 8 को भाग करेंगे तब भी वो 0 बनता है। तो यानी आंसर में हमारे पास अगर ऑल ओवर मिला के 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रतिलोम सही बन रहा है। तो सबसे पहला आंसर यही है हमारा कि नंबर 1, तो इसका आंसर बनेगा प्रतिलोम -2/8। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2 दे रखा है -5/9। अब क्योंकि -5 है तो यहाँ पर +5/9। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो अगेन क्या बनेगा हमारा 0। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। दे रखा है प्रश्न नंबर 3 में -6/5 माइनस। अब क्योंकि फ्रैक्शन में माइनस और माइनस कट जाते हैं तो हमारे पास बचता है 6/5 जो कि प्लस का है, और इसी के साथ हम -6/5 करेंगे अगर, तो आंसर में हमारे पास मिलता है 0। इसका मतलब हमारा जो इसका प्रतिलोम बनेगा वो बनेगा -6/5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4,
9। अब ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा कभी भी जो ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह कभी भी नीचे नहीं रहता है फ्रैक्शन में, ये हमेशा पहुंच जाता है ऊपर वाले डिजिट के ऊपर वाले डिजिट के पास। अब इसी के साथ साथ जैसे ही हम इसको +2/9 करते हैं तो ये हमें मिलता है 0। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो प्रतिलोम बनेगा वो बनेगा 2/9। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न, सेम वही प्रश्न है, 19/-6। तो इसका मतलब ये हो गया माफ़ कीजिए, इसका मतलब हो गया ये -19/6, और -19/6 को +19/6 से करेंगे तो क्या मिलता है हमें 0। इसका मतलब ये हो गया कि 19/6 इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें सत्यापित करना होता है कि इसमें x की जो वैल्यू है वो उसी के बराबर है या नहीं। यानी अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू बराबर है 11/15 पहले क्वेश्चन में, तो हमारा फॉर्मूला कहता है वो कहता है -x इज इक्वल टू x। इट मीन्स हमने x की वैल्यू कहाँ रखनी है, x में। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले माइनस यहाँ पर और ब्रैकेट में अंदर -11/15 इज इक्वल टू 11/15। एक सेकेंड, (11/15). तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाते ही हमारे जो साइंस होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। इट मीन्स ये है कि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये बन जाएगा 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो जैसे कि हमने देखा कि सत्यापित हुआ कि यह वैल्यू इसके ही बराबर है, यानी x की वैल्यू बराबर है 11/15 के। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ दे रखी है -13/17। फिर से वही फॉर्मूला x इज इक्वल टू x। तो यहाँ रखेंगे माइनस, अब यहाँ पर x की वैल्यू है -17। तो ध्यान दीजिएगा हमारा फॉर्मूला कहता है माइनस अंडर ब्रैकेट -x। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे माइनस, अगेन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है। इट मीन्स अगर इसको मल्टीप्लाई में लेंगे तो यहाँ पर आएगी x की वैल्यू -13/17 और x। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही माइनस है तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और फिर दोबारा अगर उसी को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इट मीन्स जो कि यहाँ पर हम x यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स एक सेकेंड, तो ये बन जाएगा 13/17 इट मीन्स माइनस में, और यहाँ पर भी माइनस में 13/17। तो यहाँ पर रहेंगे अब प्लस माइनस माइनस 13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो जैसे कि हमारा प्रूव हुआ कि यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो x का गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो होता है 1/x। और इसकी व्याख्या हम करते हैं किस तरह से कि x इंटू 1/x इज इक्वल टू होता है 1। जैसे कि करके देखते हैं पहला प्रश्न अपना। तो पहले प्रश्न में हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है -1/13। इट मीन्स अगर -13 है जो कि हमारा पहला प्रश्न है तो इसका निकालेंगे आंसर सिंपल से। अगर इसको सिंपल फॉर्मेट में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ संख्या को उल्टा कर देना है। तो किस तरह से करेंगे,
तो ये -13 है, तो ये बन जाएगा अब 1/13, क्योंकि -13 था और हमने जैसे कि पहले भी बताई थी बात कि जो माइनस होता है वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो है -1/13। इसी तरह से सेकंड प्रश्न का आंसर -13/19 है, जो कि इसका भी अगर प्रतिलोम करेंगे तो ये बन जाएगा 19/13 और माइनस जाएगा ऊपर। फिर क्योंकि थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे इसी तरह से, तो अब यहाँ पर थर्ड प्रश्न है 1/5। अब इसका प्रतिलोम बनेगा सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि नीचे संख्या जो 1 आएगी उसकी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4, -5/8 इंटू -3/7। अब सबसे पहले इसको हम करेंगे सॉल्व। अगर देखेंगे ऊपर नीचे या तिरछा कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो सबसे पहले 5 3 15 यानी 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 8 7 56 और यहाँ पर 15/56। अब इसका प्रतिलोम करेंगे 15/56 का, तो ये बनेगा 56/15। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है -1 इंटू ब्रैकेट में -2/5। अब सेम इसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे और -1 को -2 से करेंगे तो 2 1 2, 5 1 5, तो ये बन जाएगा 5/2। इसका प्रतिलोम जो बनेगा 5/2 बनेगा। इट मीन्स ये है अगर ये 2/5 है तो इसका बनेगा 5/2। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कहता है -1 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब हमें जैसे कि पता है -1 का प्रतिलोम क्या होगा, तो इसी तरह से इसको करेंगे। -1 का प्रतिलोम -1/1, तो -1/1। अब इसका प्रतिलोम क्या होगा 1/-1 नीचे आता है तो हमें पता है -1 ऊपर खिसक जाएगा, तो फिर से अगेन क्या हो जाएगा ये -1। तो आंसर इसका बनेगा -1। नीचे 1 आप लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि -1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। अब यहाँ पर हम क्या करना है, गुणधर्म का नाम भी लिखना है और साथ साथ ही ये भी बताना है कि इसको सॉल्व कर कर किस तरह से हम आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मतलब चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। अगर मैं इसको सिंपली अगर कहूँ तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करके देखना है और किस तरह से किस गुणधर्म के तहत यह आता है। क्योंकि सबसे पहले दे रखा है हमारे पास एक सॉल्यूशन या यूँ कहें एक फॉर्मूला। इसको फॉर्मूला कहेंगे हम A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी इंटू ए। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, इसको मैंने माना A, इसको मैंने माना B, राइट। और यहाँ पर ये B और यहाँ पर A। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करके अगर देखते हैं तो हमारा अगर सेम प्रश्न आता है तो क्रम विनियता नियम जो होता है वह इसको इस्तेमाल करता है। इट मीन्स ये है कि यहाँ पर -4 इंटू 1 करेंगे तो -4/5 ही आएगा पहले प्रश्न में। तो -4/5 इंटू 1 और इसी तरह से 1 इंटू -4/5
5। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -4/5 बनता है, और यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं तो -4/5। तो जैसे कि हमने जाना कि यह गुणन का क्रम विनियमता नियम है, तो आप इसमें गुणधर्म जो कि गुण का नाम है, इसमें आप लिख सकते हैं कि यह गुणन का क्रम विनियमता नियम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर 13 - 2 17 × 7, यहाँ पर मतलब a × b और यहाँ पर b × a। तो यहाँ पर भी सेम गुणनक्रम विनियमता नियम लागू होता है। तो जो कि ये सवाल बिल्कुल सेम है, तो इसकी वजह हम करेंगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न। अगर सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगर किसी बच्चे को सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देख सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है वो, राइट। तो इसी वजह से हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफर है। तो यहाँ पर गुणात्मक विनियमता का नियम तो लगेगा ही, साथ साथ अगर तीसरे प्रश्न की ओर देखें तो -19/29 × 29 - 19 = 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रश्न दे रखा है -29 या फिर यूँ कहें -19/29। अगर इसमें हम चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक नियम लागू हो रहा है x × 1/x = 1 के रूप में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 19 से 19 कैंसिल हो रहा है और -19 से -19 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो नियम लगता है वो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगता है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। तो आशा करता हूँ आपको ये इतना समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 6 कहता है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब जैसे कि हमने जाना था यहाँ पर कि व्युत्क्रम का मतलब होता है जो हमारी संख्या है उसका, यानी जो हमारी सेकंड संख्या है। तो प्रश्न नंबर 6 में 6/13 को गुणा करना है -7/16 के, 7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो अब -7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे, सिंपल सी बात है, यानी इसको कर देंगे हम उल्टा। तो ये बन जाएगा 16/7, और जो कि माइनस है तो माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये बन गया हमारा इसका व्युत्क्रम। अब मल्टीप्लाई करेंगे 66/13 यानी 6/13 गुणा -16/7। तो इसका जो आंसर निकलेगा, 16 को 6 से करेंगे तो बनेगा -96 और 13 सत्ते 91। तो इस तरह से इसका हमने बहुत ही सरल तरीके से आंसर निकाला, क्योंकि हमें पहले ही हम बता चुके हैं व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा, या फिर यूँ कहें कि इस संख्या को इस संख्या के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसका करने का सीधा सीधा सरल उपाय ये है कि जो हमारी संख्या है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के। या फिर यूँ कह सकते हैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला निकाल कर कि जो a है
वो गुणा बी गुणा सी बराबर है किसके, ए गुणा बी गुणा सी के। अतः इसको करेंगे सॉल्व, हम देखेंगे कि कैसे यह एक दूसरे के बराबर बैठता है। तो यहाँ पर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर, यहाँ पर फिर से वही 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। अगर इनको सॉल्व करने जाएं तो क्या बनेगा हमारा, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। इसी तरह से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। अगर इस हम पूरी संख्या को उस तरफ ले जाएं और यहाँ एक काल्पनिक x को हम रखें जो कि इसके बराबर हो, या फिर हम बराबर में भी देख सकते हैं कि कैंसिल आउट करने के लिए बराबर 1/3 से 1/3 कट रहा है, 6/1 से 6/1 और 4/3 से 4/3। तो इसे अतः ये जो नियम कहलाता है, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप इसे अभिकलन या फिर सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात। तो कौन सा है ये, यह है गुणन का सहचार्य नियम है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहता है, क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। चलिए, इसने दे रखा है हमें कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 1/8, 8 1 जा 8, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा तो यहाँ पर -8 बन जाएगा और -8 में ऊपर वाले को प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 9, या सिंपली हम इसे कह सकते हैं 9/8 माइनस के साथ में। तो -9/8 का जो प्रतिलोम बनेगा वो बनेगा इसका -8/9 प्रतिलोम। तो -8/9 है। अब यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो 8/9 -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यानी जो हमारा यहाँ पर आंसर निकलता है, जो अगर पूछा गया था कि प्रतिलोम है उसका, जो कि नहीं है, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है क्या ये -8/9 यहाँ पर। तो उसने पूछा हमसे 8/9 -9/8 -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि जो 8/9 है वो बराबर नहीं है -8/9 के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है और क्यों अथवा क्यों नहीं है। यानी पिछले वाले प्रश्न की तरह ही इस तरह भी हमें इसे सॉल्व करना होगा और इसका प्रतिलोम निकालना होगा। तो 3 सही 1/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो 3 3 9, 9 और 1 10, तो इसको सॉल्व करने पर आता है हमारा 10/3। अब 10/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम बनता है वो बनता है हमारा 10/3 का 3/10, और
जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक ज़ीरो पीछे से हटाकर तो ऊपर से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, राइट। तो ये बन जाएगा 0.3। तो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा था हमसे कि यह क्यों है अथवा क्यों नहीं, तो हमने बता दिया कि यह एक इसका प्रतिलोम है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 10वां, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब इस तरह की परिमेय संख्याएं लिखने का तात्पर्य है जिनका किसी भी प्रकार का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का पहला खंड जो है वो है हमारा प्रश्न नंबर 1 का, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब बच्चों देखेंगे हम ज़रा कि किस संख्या का व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक बहुत ही सिंपल और सरल संख्या है जो कि 0 है। तो हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं मगर उसका व्युत्क्रम नहीं बन सकता, जैसे कि 0/5। अब 0/5 को जैसे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5/0, जो कि इसका व्युत्क्रम नहीं कहलाता है। तो हम लिख ही नहीं सकते हैं इसका व्युत्क्रम 0/5 का 5/0 है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर, यह सिर्फ एक ऐसी संख्या है 0 जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो पहले प्रश्न का आंसर है 0, जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में 10वें के खंड 2 में परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो अपने व्युत्क्रम के समान यहाँ पर हम ले सकते हैं यहाँ पर 1 और -1 यानी घटा 1। जैसे कि हम 1 का व्युत्क्रम जो कि हम बनाएंगे, 1 का व्युत्क्रम अगर हम बनाते हैं तो वह 1 ही रहेगा। और इसी प्रकार से -1 का व्युत्क्रम बनाते हैं तो वह -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 जाकर नीचे जाता है और जैसे ही -1 नीचे आता है तो उसका वह चिन्ह माइनस का यह ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम सेकंड भाग का 2 संख्याएं हम ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, 10वें के प्रश्न नंबर खंड 3 की ओर, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। प्रश्न नंबर 3 खंड 3 में हम देखेंगे कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी सिर्फ एक ही संख्या हो सकती है, वो है 0 यानी 0। अगर हम इसको शून्य को अगर हम -1 या -0 माफ़ कीजिएगा, अगर हम 0 को -0 लिखेंगे तो यह इसका बिल्कुल सही भाव होगा, क्योंकि 0 को -0 नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसको 0 ही लिखा जाएगा। तो अगर इसका ऋणात्मक भी रखेंगे अगर, तो वो भी इसके समान ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 का व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो पिछले प्रश्नों में हमने जैसे कि देखा कि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। अब इसी तरह से सेकंड भाग में आएंगे, संख्याएं डैश तथा डैश यानी रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो पीछे भी हमने देखा था ये चीज़ कि 1 और -1 ये भी अपने व्युत्क्रमों के स्वयं के समान होते हैं। थर्ड प्रश्न पे आते हैं, तीसरे भाग में,
तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब जैसे कि हमने बताया था व्युत्क्रम, तो सिंपल सा इसका लिखेंगे -1/5। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1/x, x बराबर जो कि 0 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या आएगी x बटा जो कि किसी का व्युत्क्रम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको समझेंगे कि एक व्युत्क्रम बनना है हमारा 1/x का, लेकिन x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू हम कुछ भी लिखें यहाँ पर, सपोज करते हैं हम यहाँ x की वैल्यू लिख देते हैं 5, तो क्या बन जाएगा इसका व्युत्क्रम 5/1, और जो कि हम जानते हैं नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ देखें तो 5 रखिए और आंसर में हमारा निकल रहा है 5, तो इसका आंसर भी यहाँ पर x ही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होता है। अब इसको हम करेंगे, फर्ज कीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है a/b और दूसरी परिमेय संख्या है c/d। तो उसने कहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। तो अगर a को देखेंगे हम तो b के बराबर, और या फिर यूं कहें a और c को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ac, और b और d को bd। तो हम ये कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमेशा कभी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही बनता है। खंड छठा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वह धनात्मक ही होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक धनात्मक संख्या है जो कि एक परिमेय संख्या है 4/5, तो इसका व्युत्क्रम हम क्या लिखेंगे, -5/4। तो यह भी संख्या कैसी रही, धनात्मक ही रही, तो धनात्मक। तो बच्चों आज हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 8th क्लास की 1.1 कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको सारी की सारी क्वेश्चंस या जितने भी प्रश्न हैं हमारे वो अच्छे से समझ आए होंगे, और इसी तरह से हम अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। और जितना आप लोग इस हमारी सीरीज़ को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचेगी, और पहुँचाने का जिम्मा आप ही का है। तो जितना आप बच्चों को शेयर करेंगे उतना ही वह शेयर होती जाएगी, और साथ ही साथ आपके लिए आपके योगदान से इस चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी, ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट इसमें और ला सकें अन्य क्लासों के भी। चलिए तो गाइस, आपके अपने RN सर की क्लास को YouTube पर सर्च कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। तो गाइस, आपके एक छोटे से सहायता से आपके अपने RN सर की क्लास को थोड़ा सा रीच मिलेगा YouTube पर, जिससे और लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।